अब इसके बाद हमारी फहरिस्त में अगला नाम जो है, उस नाम से भी आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। हमने इस नाम को पहले सुना, बार बार सुना है, और जब भी सुनते हैं ख्वाहिश होती है कि हम इन्हें बार बार सुने। मेरी मुराद मोहतरम जनाब जमील अंसारी साहब हैं, जो दैनिक जागरण नई दिल्ली के एजुकेशन डिवीज़न के कंटेंट हेड हैं। मैं मोहतरम जमील अहमद अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने कीमती और बसीरत अफरोज़ खिताब से जुमला सामीन व सामियात को मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर फरमाएं। मोहतरम जनाब जमील अंसारी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पे जलवा अफरोज़ साबिक MP जनाब सालिम अंसारी साहब, बड़े भाई जमाल अरपन साहब और हमारे उस्ताद मौलाना मोहम्मद मज़हर साहब और मौलाना इफ्तिखार साहब और डॉक्टर फैज़ुल्लाह साहब। अभी आप लोगों ने इनकी बड़ी कीमती बातें सुनी। ज़्यादातर बातें इनकी अखलाक के ऊपर थी और कुछ तज्जिए भी पेश किए गए कि तालीम के बढ़ने के साथ साथ करप्शन बढ़ते रहे, क्योंकि जब कोई चीज़ प्रोग्रेस करती है तो उसमें अच्छाई और ख़राबी दोनों आती है। आज सबको ये बोला गया है कि टाइम कम है, इसलिए मैं भी बहुत मेन टॉपिक पे बोलूँगा और आज की मेरी जो लैंग्वेज होगी बात करने की वो बड़ी सिंपल होगी और आम भाषा में होगी। अभी 2 दिन पहले मेरा एक प्रोग्राम था गोपीनाथ PG कॉलेज में। वहाँ पे क्लास 9 से लेके B.Ed तक के छात्र व छात्राएं थीं। वहाँ का टॉपिक था, मुझे दिया गया था कि सफलता तो सब चाहते हैं, मगर सफलता आपसे क्या चाहती है शायद आप नहीं जानते हैं। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैंने करीब 20-25 लोगों को वहाँ खड़ा किया था और सबसे ये सवाल पूछा था कि सफलता आपके हिसाब से क्या है। किसी ने कहा अपने सपनों को साकार होते देखना ही सफलता है। किसी ने कहा कि मैं ज़िंदगी में जो चाहता हूँ वो बन जाऊँ, वो सफलता है। यानी सफलता की इतनी तरह की परिभाषा मेरे पास आई कि सफलता भी बोल उठी कि मैं इससे ज़्यादा नहीं हूँ। लेकिन वो तमाम परिभाषाएं, वो तमाम डिफिनेशंस कहीं न कहीं किताबी डिफिनेशन थी, कहीं न कहीं लोगों से सुनी हुई और कहीं किताब में पढ़ी हुई थी। मेरे हिसाब से सफलता को हमें अपने लेवल पे देखना चाहिए कि मेरे लिए सफलता क्या है। इसलिए मैं आज एक शब्द का इस्तेमाल मैंने वहां भी किया था और आज फिर मैं करूंगा, क्योंकि मैंने खुद इस जिंदगी में उस लफ्ज को बार बार सुना है, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में नहीं, कमेंट के रूप में। और शायद हम सब ये जानते हैं, हमारे हिंदुस्तान में एक शब्द है औकात। हर आदमी को 2 मिनट में औकात दिखा देता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अपनी औकात से ऊपर उठ के कुछ कर देने का नाम ही सफलता है। अपनी औकात से ऊपर उठ के कुछ काम करो, समाज दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करेगी और मानेगी कि आपने कुछ किया है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बहुत सारे लोगों की जुबान से आप सुनते होंगे कि ये काम तो उसके बस का नहीं है, ये काम नामुमकिन है। बहुत सारे फिलोसोफर लोग बोलते हैं कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसको जब आप इसकी स्पेलिंग लिखते हैं तो वो कहता है आई एम पॉसिबल। आप सिर्फ और सिर्फ
अगर आपको लगता है कि ये काम मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया है, मेरे रिश्तेदारी में किसी ने नहीं किया है, अगर किया है तो शायद वो एक अच्छा बुनकर था, अगर किया है तो शायद वो एक अच्छा धागा बनाने वाला था, अगर किया है तो एक अच्छा कारपेंटर था, हो सकता है किया है तो एक अच्छा पॉलिटिशियन था। तो आपके खानदान में जो पेशा है, अगर उसी लाइन में आपने कुछ अचीव किया है तो वो आपका अचीवमेंट नहीं मानता समाज। क्यों? क्योंकि वो आपकी औकात का काम है, आपके घर वाले उसमें माहिर हैं, इसलिए अगर आपने उसमें कुछ अचीव किया है तो वो आपकी औकात के अंदर का काम है। आपको समाज सफल तब मानेगा जब आप एक बुनकर के बेटे होते हुए किसी कंपनी के सीईओ बने, कहीं एक अच्छे ओहदे पर जाकर फाइज हो, जो पहले किसी ने आपके खानदान में नहीं किया था। मऊ से हमारे इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे लोग गए हैं, आईएएस बने हैं, अब उनकी औलाद में से अगर कोई आज आईएएस बनता है तो वो सफलता उसके लिए नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको वही मुआशरा दिया, वही गाइडेंस दी और उसने अचीव कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि सफलता कैसे मिलती है। बस दो पर्सनालिटी का नाम लूंगा और वो है, एक है बिल गेट्स जिसने कंप्यूटर को बनाया, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक। वो कहता है कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें सरासर आपकी गलती है। अक्सर हम कहते हैं कि मेरी गलती नहीं है, मैं फेल हो गया, ये इसकी गलती है। हम जिम्मेदारियों से बहुत ज्यादा भागते हैं और जब भी फ्लॉप होते हैं तो कोई ना कोई रीजन ढूंढ लेते हैं अपने फेल होने को छुपाने के लिए। दूसरा है, एक जिसका नाम आपने सुना होगा, वो दुनिया के सामने लोग एक बार सफल होते हैं, उसने दुनिया को 3 बार चैलेंज किया और 3 बार उसने सफलता को अपने कदमों में झुका के दिखाया। पहला है ऑर्नोल्ड। ऑर्नोल्ड को सब लोग जानते हैं कि उसने जर्मनी का था, वो बहुत कमजोर बच्चा था। उसने इरादा किया कि बॉडी बिल्डिंग में मैं मिस्टर वर्ल्ड बनूंगा, वर्ल्ड लेवल पे। जब उसने ये ख्वाहिश जाहिर की तो उसके समाज के लोग उसके ऊपर अपनी अपनी राय देने लगे कि ये तुम्हारी औकात का काम नहीं है, तुम कैसे बॉडी बिल्डर बनोगे, तुम्हें तो इंग्लिश भी नहीं आती, लोगों से इंटरेक्ट भी कैसे करोगे तुम। तो उसने कहा कि मैं करूंगा और मैंने लक्ष्य रख लिया है तो मैं करके दिखाऊंगा। हम सब ने देखा, दुनिया ने देखा कि वो मिस्टर वर्ल्ड दुनिया में बना, प्रूव किया उसने कहा दोबारा मैं चैलेंज करता हूं कि कामयाबी को अपने कदमों पे लाऊंगा। हम एक बार सफल होकर सोचते हैं कि हो गई जिंदगी में सफलता, उसी पे हम कुछ कर लेंगे। उसने दोबारा चैलेंज किया कि इस बार भी मैं सफलता को अपनी कदमों पे ला के दिखाऊंगा। उसने कहा मुझे हॉलीवुड का एक मशहूर एक्टर बनना है। उसने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, इंग्लिश सीखी और जब टर्मिनेटर मूवी आई तो वो दुनिया का सबसे मशहूर और एक्सेप्टेबल हॉलीवुड का एक्टर था। फिर भी उसका पेट नहीं भरा। क्यों? क्योंकि दुनिया में मैथिली शरण गुप्त की कहीं ना कहीं उसने कविता पढ़ी होगी कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, इस जग में आए हो तो कुछ काम करो। 2 बार तो सफल हो गया था, उसी नाम के जरिए वो अपनी जिंदगी काट सकता था। तीसरी बार भी उसने कामयाबी को चैलेंज किया कि मैं एक पॉलिटिशियन बनना चाहता हूं, मैं कैलिफोर्निया का गवर्नर बनना चाहता हूं। और दुनिया ने देखा कि उसने इलेक्शन लड़के कैलिफोर्निया के गवर्नर के पद पे अपने को फाइज किया। ये थी उसके औकात का, तीनों में से कोई काम नहीं था। और उसने औकात से ऊपर उठ के जब काम किया तो दुनिया ने उसको कहा कि ही इज ए सक्सेसफुल पर्सन, वो एक कामयाब आदमी है। दूसरी तरफ टाइम कम है, स्टूडेंट यहां पे हैं जिन्होंने यहां पे पार्टिसिपेट किया है, मैं उनको सिर्फ ये बताऊंगा कि औकात से ऊपर उठ के काम करने का तरीका क्या है। सिर्फ उतना बताऊंगा क्योंकि आज टाइम कम है,
कंटेंट तो मैंने आज बहुत कुछ तैयार किया था कि आपके सामने रखूंगा, और चूंकि यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स आर मुस्लिम, हमारे समाज के लोग हैं, उनको बताता मैं कि आप किस मजहब से हैं, आपकी किताब क्या कह रही है और उस पे दुनिया क्या रिसर्च कर रही है और आपके सामने क्या रिजल्ट ला के दिखा रही है। शायद हम अनजान हैं। जब कुरान कहता है कि आसमान फट जाएगा और उसमें जो बंदिशें हैं वो खुल जाएंगी, समंदर में आग लग जाएगी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्या कारण है कि खुदा ऐसे कह रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि जो पानी आग बुझाने के लिए काम आता है, उस समंदर में आग लग जाएगी? इतनी बड़ा सरफेस एरिया है, दुनिया का 1/3 हिस्सा पानी है, और जब पानी लहलहा के जलने लगेगा तो समंदर और इस दुनिया का क्या हालत होगा? कभी सोचा आपने? सेब गिरता है, सबने कहा, न्यूटन ने कह दिया ग्रेविटी ग्रेविटी ग्रेविटी। कभी ध्यान दिया कि कुरान क्या कह रहा है, ग्रेविटी क्या कह रही है? साइंस कहती है कि जिस दुनिया के बनने से पहले ये पूरा का पूरी कायनात छोटे छोटे जर्रात का धुआं थी, उसके बाद वो अपोजिट पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण अपोजिट, जो एक दूसरे के अपोजिट थे, वो पार्टिकल आपस में जुड़ने के बाद सैयारे बने, तारे बने, ग्रह बने, सब कुछ बने। ये साइंस कह रही है रिसर्च करने के बाद, करोड़ों साल के बाद। मगर 1400 साल पहले आप जाके देखिए, कुरान में एक जगह नहीं, सूरह रहमान में, सूरह फातिर में, सूरह जो है एक और सूरह है उसमें भी आप जाके देखिए, बहुत क्लियर कट है कि जब अल्लाह ताला ने उसकी तरफ रुख किया, जो धुआं था छोटे छोटे जर्रात का, और जमीन और आसमान से कहा कि तुम लोग अब एक दूसरे के करीब आ जाओ, जुड़ जाओ, जैसा मैं चाहता हूं, अपनी खुशी से या जबरदस्ती। तो जमीन और आसमान ने कहा कि नहीं, हम अपनी खुशी से जैसा आप चाहते हैं वैसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। ये 1400 साल पहले कहा गया। 1400 साल पहले कह दिया गया कि जो लोग मेरी आयतों का इनकार करते हैं, मेडिकल साइंस से डॉक्टर साहब यहां पे बैठे हैं, जो लोग मेरी आयतों का इनकार करेंगे उनके लिए जहन्नम की आग तैयार है, उनमें वो जलाए जाएंगे, और जब उनकी खालें, उनकी स्किन पक जाएंगी तो उनको दूसरी स्किन चढ़ाई जाएगी, और वो इसी तरह उनको दूसरी खाल दी जाएगी, और वो इसी तरह उस अजाब का मजा चखते रहेंगे। ये कुरान ने 1400 साल पहले इस बात की वजाहत करी। आज मेडिकल साइंस ने यह प्रूफ किया कि हमारी मसल्स को दर्द नहीं होता, हमारी गोश्त को दर्द नहीं होता, दर्द होता है हमारी खाल को, हमारी स्किन को दर्द होता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि जब उनकी खालें पक जाएंगी तो उनको हम दूसरी खालें नवाजेंगे, ताकि उनको फिर वो यातनाओं का दर्द, उन्हें उन अजाब का दर्द महसूस हो। ऐसे नहीं कहा गया है। अब मैं उन बच्चों की तरफ आता हूं जिनके लिए मैंने आज औकात की बात करी है। मेरे छोटे भाइयों और टीचर्स के लिए मेरे पास एक शेर है। मैं न जाने किसके लिए इसको माशूक में वो शेर कहा गया है, लेकिन मुझे वो टीचर के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल लगता है। हमारे टीचर्स जो हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी लिए हुए हैं, शायद उनको इस बात का पता नहीं है। अभी डॉक्टर साहब ने सुपर 30 का नाम लिया था। मैं 2 साल पहले वैस तरफदार साहब के साथ गया था मिलने, आनंद कुमार से, जो सुपर 30 को चलाते हैं, जो पूरी दुनिया में रिनाउंड पर्सनालिटी है। यूएसए, जर्मनी, अमेरिका, रूस, सबने उनको बुला के अवार्ड दिया है। MIT में उन्होंने लेक्चर दिया है। उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मगर ही इज अ गुड टीचर। मनमोहन सिंह ने उनको बुलाया कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद उनको IIT में भेजते हैं। बताइए, सरकार आपको सारे पैसे, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर देने को तैयार है। आपको क्या चाहिए? हिंदुस्तान की गवर्नमेंट आपको सब कुछ देने को तैयार है। उन्होंने हाथ जोड़ लिया, कहा, प्रधानमंत्री जी, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए आपसे, मैं सिर्फ और सिर्फ एक मिनती करता हूं कि आप एक ऐसा प्रोसेस बनाइए जिससे हम अपने हिंदुस्तान में अच्छे टीचर पैदा कर सकें। एक टीचर को दुनिया बुला रही है।
अभी वो हमारे जागरण में आए हुए थे, मैंने उनके साथ फेसबुक लाइव भी किया था। अभी मुकेश अंबानी ने अपने आंगन में बुला के उन्हें बैठाया था और उन्होंने कहा था कितना करोड़ आपको चाहिए, आप पैसे ले जाइए, बस इस एजुकेशन को कंटिन्यू करिए, अभी पटना में मत रुके रहिए, आप इसको ऑल इंडिया लेवल पे लॉन्च करिए। एक टीचर को इतने बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं, किसी को नहीं आते इतने बड़े बड़े ऑफर। और आज हम शायद समझते हैं कि उस्ताद या टीचर, उसको हम सबसे गिरी नजर से देखते हैं, कहां पढ़ाते हो, स्कूल में, तो उसकी उस जॉब से उसकी पूरी औकात नाप दी जाती है कि ये टीचर है, फला जगह पढ़ाता है, इतनी तनख्वाह होगी। अरे जरा नजरिया बदल के देखो कि डेली वो तुम्हारे बच्चे से इंटरेक्ट करता है, अगर वो अच्छा नहीं है तो तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर अंधकार में है। क्यों नहीं पॉजिटिव निगाहों से उसको देखते। और एक बहुत बड़ी कमी है हमारे मुआशरे में, जब मैं मदरसे में पढ़ता था तब भी, और आज स्कूल में पढ़ रहा हूं, पढ़ के आया तब भी, यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया तब भी, हम लोग एज ए गार्जियन हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, मगर हमारे यहां कभी भी टीचर को फीडबैक देने की किसी को रोजी नहीं होती। सबके बच्चे पढ़ते हैं, बस हम बच्चे का एक बार साल में कार्ड देखते हैं कितने मार्क्स आ गए। कभी किसी ने जाके टीचर को फीडबैक दिया? कभी किसी स्कूल में इस नाम का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें बुला के कहा गया कि ये स्कूल है और ही इज द बेस्ट टीचर फॉर दिस ईयर, ये इस साल के सबसे अच्छे उस्ताद हैं? कभी नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई प्रोसेस ही नहीं है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन अच्छा पढ़ाता है, कौन खराब पढ़ाता है। ज्यादा से ज्यादा जो फीडबैक आएगा वो क्या होगा? सेटिस्फैक्टरी नहीं। जो हमारे बच्चों के फ्यूचर को संभाल रहा है, आप उसके ऊपर कोई फीडबैक नहीं दे रहे हैं, ये बहुत ही दूसरी चीज है, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। आप प्रिंसिपल से मिलिए, आप मैनेजर से मिलिए, और मैं तो कहता हूं बच्चे के साथ साथ हर गार्जियन उस टीचर के पीछे पड़ जाए जो उनके बच्चे को पढ़ाता है। डेली का होमवर्क चेक करो, मैं चेक करता हूं, दिल्ली में मेरी बच्ची पढ़ती है, 15 दिन में मुझे कोई ना कोई ब्लंडर मिलता है। टीचर गलती करती है, मैं सीधे उसका स्क्रीनशॉट लेता हूं और किताब में वही चीज लिखी हुई उसका स्क्रीनशॉट लेता हूं और उसके प्रिंसिपल को सीधे व्हाट्सएप करता हूं। आप करके देखिए, टीचर घर से पढ़ के आना ना शुरू कर दिए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। उनको इस बात का डर हो जाएगा कि मेरी पढ़ाई हुई चीजें वहां पे गार्जियन चेक करता है, कहीं मुझसे कोई शोषा तो नहीं छूट गया, कहीं मुझसे कोई स्पेलिंग तो नहीं गलत हो गई। आप ये करके देखिए, देखिए एजुकेशन में कैसे चेंज आता है। आपके बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर कैसे सीरियस होता है। लास्ट ईयर अगर उसने फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ाया होगा तो मैं कह रहा हूं कि वो इस साल पिछले 5 सालों का पेपर उठाएगा और देखेगा कि 5 सालों में कंपटीशन कहां गया है, ग्रेविटी पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था और आज उसी ग्रेविटी पे किस तरह से चेंज करके घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंपटीशन को कैसे टफ किया जा रहा है। अगर आपने उस टीचर का दामन नहीं पकड़ा, आपने उसकी शिकायत नहीं करी, आपने उससे अच्छी तालीम की डिमांड नहीं करी, तो वो 5 साल पहले उसने जैसे बोर्ड पे पढ़ाया होगा, एक बार उसको याद हो गया होगा, वो 20 सालों तक वैसे ही उस स्कूल में उस टॉपिक को वैसे ही पढ़ाता रहेगा और कंपटीशन का लेवल आगे जाता रहेगा। हमारे यहां से मऊ से पढ़ाई में बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं। बस मुझे एक चीज का डर है, मैं यूनिवर्सिटी की बहुत सारे डिपार्टमेंट में नहीं गया, लेकिन दिल्ली में मिलने वाले और इलाहाबाद में मिलने वाले मऊ के जितने बच्चे हैं, अगर यूनिवर्सिटी से उर्दू और फारसी और अरबी का कोर्स हटा दिया जाए तो 95% बच्चे घर आ जाएंगे। ज्यादातर एडमिशन उनके वहीं पे हैं और यहां से निकलने के बाद वो बच्चे उस चीज को लिए रहते हैं। और आप देख रहे हैं कि आईएएस पीसीएस के पैटर्न में किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। कल दिन ऑप्शनल हटा दिया जाएगा, आप ऑप्शनल में अपना सब्जेक्ट नहीं ले सकते, आपकी सारी तैयारी खराब हो जाएगी। जीएस की जगह कुछ और रख दिया जाएगा, आपकी जिसमें महारत है उस सब्जेक्ट को ही स्वैप कर दिया जाएगा, आप धरे के धरे रह जाएंगे। यह जरूरी नहीं है कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपके लिए बहुत सारी नौकरियां बाहें फैलाए हुई नहीं हैं। मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद एक कारपोरेट में काम करता हूं।
मेरे फ्लोर पे कभी भी तरजीह नहीं दी गई कि इसने बीटेक किया है इसलिए इसको सेलेक्ट किया जाए। मेरे फ्लोर पे जब भी इंटरव्यू होता है तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है कि इस नौकरी के लिए ये बच्चा चाहिए, उससे वही मांगा जाता है। मेरे यहां जो हेड हैं उन्होंने पॉलिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है। आज अमेरिका में आप जाके देखिए, उन्होंने हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी पे लगा दिया है। उनके यहां इस पे कोई काम नहीं हो रहा है, उनके यहां उससे ऊपर के लेवल पे काम हो रहा है। उनके यहां काम हो रहा है बिजनेस स्टडीज पे, उनके यहां काम हो रहा है फाइनेंस पे, उनके यहां काम हो रहा है आर्थिक शास्त्र पे कि कैसे दुनिया की इकोनॉमी को हम बांध के रखें, कैसे पूरी दुनिया को अपने हाथों में जकड़ के रखें। हमारे हिंदुस्तान से किसी का बच्चा अमेरिका जाता है तो बड़ा खुश होते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियरिंग करके अमेरिका गया है। अरे सुनिए सच्चाई, अमेरिका जाने वाले बीटेक स्टूडेंट की औकात वहां नाली साफ करने वाले से बदतर है। उसकी तनख्वाह उससे कम है। मेरा दोस्त रहता है, बोलता है जब मैं फ्लोर से उतरता हूं, नाली साफ करने वाला, लैट्रिन साफ करने वाला वहां पे रहता है मेरे सेकंड फ्लोर पे। उसके यहां जैसे जैसे ब्रांडेड चप्पल और जैसे जैसे ब्रांडेड कार है, मेरे पास नहीं है। वहां नैनी की जो तनख्वाह है वो 4.5 लाख रुपया महीना इंडियन है। यहां से बीटेक करके जाने वाले की तनख्वाह 2.5 से 3 लाख रुपया है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा था रुको, हिंदुस्तान में तुम्हारे लिए जगह है। तुम ये मत देखो कि मेरे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सुबह सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मुसलमानों में एजुकेशन का बहुत तेज बढ़ावा हो रहा है। अरे ये तो देखो, जहां कामयाबी दस्तक दे रही है वहां हमारे बच्चे कितने लाइन में खड़े हैं। नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे बच्चे लाइन में नहीं है। वहां जाके देखिए, 6-6 महीने तक वैकेंसीज फिल नहीं होती हैं, किसी एक बच्चे का रिज्यूम नहीं आता है। हम वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिसको मार्केट में जिसकी जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि हम एजुकेशन ले चुके, हम एमए कर चुके, हम ये डिग्री ले चुके। नहीं, जो एजुकेशन दुनिया को आगे ले जा रही है, जो एजुकेशन इस इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है, आप वो एजुकेशन लीजिए। नहीं तो ऐसे ही बेरोजगारी का शिकार बने रहिएगा। अगर आप बीए कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज पे आपकी कमांड हो। आप देखिएगा 15-15 लाख के साल के पैकेज अवेलेबल है दिल्ली में। जो एक अच्छी इंग्लिश लिख सकता है, जो अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, जो एक अच्छी तरह अपने किए हुए काम को एक प्रोजेक्टर पे ले आके और अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को एक्सप्लेन कर सकता है कि ये मैंने काम किया है, ये मेरा टारगेट था और मैंने ऐसे अचीव किया। इसको अचीव करने में ये बाधाएं आई हैं जिस पे कंपनी को काम करना चाहिए। इन कामों के लिए 15-15 लाख के पैकेज मौजूद हैं दिल्ली में। मगर अफसोस कि 99% बच्चे मऊ से पढ़ के जाने वाले, सब्जेक्ट का तो छोड़ दीजिए, इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दे पाते, इंग्लिश में टेस्ट पेपर दिया जाता है, अटेम्प्ट नहीं कर पाते। बहुत दुख की बात है। एजुकेशन है मगर काम की नहीं है। आप अपना रुख कीजिए उस एजुकेशन की तरफ। नहीं नॉलेज है तो संपर्क कीजिए कंसल्टेंट से। नहीं नॉलेज है तो जो इस लाइन में कामयाब हैं उनसे संपर्क कीजिए कि मुझे किस लाइन में जाना है, मुझे अपने बच्चे को किस डायरेक्शन में डालना है। दिमाग से निकाल दीजिए कि कॉमर्स पढ़ेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी, आर्ट पढ़ेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। अरे सब में नौकरी है, आप पढ़िए तो मन लगा के। सब में नौकरी है, आप पढ़िए तो मन लगा के। पढ़ते हैं नहीं, शिकायत पहले करते हैं। आइए दीजिए इंटरव्यू, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, इंशाअल्लाह आपकी नौकरी मैं लगवाऊंगा, मगर मैं आपको रिफर करूंगा। इंटरव्यू क्रैक करना आपका काम है। कहते हो ना, कॉल नहीं आती, फोन नहीं आता, मेरा रिज्यूम सेलेक्ट नहीं होता, मैं आपको रेफरेंस दूंगा, मेरे नाम से आपको नौकरी के लिए फोन आएगा, मगर मेरी लाज रख लेना, वहां इंटरव्यू जरूर क्रैक करना। शिकायत मत करो। अब बस मैंने ज्यादा टाइम ले लिया है, मैं वो 2-3 चीजें बता दूंगा जिससे बच्चे औकात से ऊपर उठ के काम करना सीख जाएं। ये लास्ट टॉपिक है मेरा। देखिए, 2 तरह के काम हम करते हैं। एक शॉर्ट गोल जो डेली हम करते हैं, हफ्ते में कभी कर लेते हैं या त्योहार पे कर लेते हैं। आज सब्जी ले आना है, कर लिया, ये भी एक टास्क था, लेकिन इस काम को करने से कोई आपको कामयाब कहेगा? आज मुझे एक साड़ी चलाना है, मैंने चला लिया, ये टास्क था। मुझे 15 दिन में तानी उतार देनी है, मैं उतार दूंगा, ये टास्क था। मगर क्या कोई सर्टिफिकेट मिली इस पे आपको कि आप कामयाब हो? ये शॉर्ट गोल था, इस पे आपको कोई कामयाब
नहीं कहेगा। और इस तरह के काम करने के लिए हम धक्का मार मोटिवेशन का इस्तेमाल करते हैं कि चलो नहीं मन है फिर भी कर ही लेते हैं, लुमुआ चलाओ का कर ले। अच्छा यार खाना बनाना है, हमारी माँ बनाए, मन नहीं है लेकिन चूंकि बनाना है चलो बना लेते हैं। ये धक्का मार मोटिवेशन है, ये शॉर्ट गोल है जिसके लिए छोटी छोटी मेहनतों की जरूरत होती है। लेकिन ये आपके औकात का काम था। लेकिन अगर आप औकात से ऊपर उठना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं कहीं ऐसी जगह जहां जाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, लंबी मेहनत करनी होगी, जिसको आप कह देते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है, नामुमकिन है, नहीं, आप उसकी एनालिसिस कीजिए कि ये कितना टफ है। मेरे औकात के हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से इस टारगेट को कंप्लीट करने में 5 साल लगेंगे। आप कहिए कि मुझे 5 साल लगेगा इस काम को करने में, ये काम सख्त है, इसमें कंपटीशन है, मुझे टाइम चाहिए, नामुमकिन नहीं है। आप टाइम लीजिए, एनालाइज कीजिए, क्रैक करिए, आप टाइम लीजिए। कोई कह दे कि मुझे 15 दिन में आईआईटी निकालना है, ये तो फजूल बात है। अगर आप मऊ जैसे स्कूल से पढ़े हुए हैं, अच्छी एजुकेशन नहीं है, आप सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़े हुए हैं, आज वज़ीर साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि मऊ में 90% नंबर पाने वाले भी अलीगढ़ में पोजीशन हासिल नहीं कर पाते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मैंने उनको एक चीज बताई थी, मैं वो वाजे कर दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने में और बोर्ड में मार्क्स लाने में किस तरह का डिफरेंस है कि 15-20 बोरी मैं रख दूं, एक जौ की, एक दाल की, एक चावल की, एक चने की, और किसी से कहूं कि इसमें चने की बोरियां अलग कर दो, दाल की बोरियां अलग कर दो, तो वो जाएगा ऐसे मारेगा, निकालेगा दाल है, दाल की बोरी अलग, चने की बोरी अलग, वो थोड़ा सा मेहनत का काम है। लेकिन मैं सारी बोरियों को खोल दूं और सारे अनाज को मिला दूं और मैं कहूं कि अब सारे अनाज को अलग अलग कर दो, ये है कंपटीशन। आप निकाल के दिखाओ, आपकी किताब के लाइन लाइन से सवाल बनता है और ये वही टीचर पढ़ाता है जो कंपटीशन के पेपर को एनालाइज करता है। यही वजह है कि बोर्ड में 90% पाने वाला बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिस्ट में नहीं होता, यही वजह है। तो पहले, अब मैंने शॉर्ट गोल बता दिया जिस पे आपको कोई कामयाब नहीं कहेगा। अब आइए कि औकात से ऊपर उठने में आपको क्या करना होगा। पहले एक रियलिस्टिक गोल को सेट करिए। मिसाल दूंगा, रियलिस्टिक गोल क्या है। यहां बहुत सारे पेरेंट्स आए हैं, बच्चे हैं, वो एपीजे अब्दुल कलाम की उस बात को सुन के बहुत मुतासिर होते हैं कि सपने देखिए, सपने देखने से ही आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन शायद उस बात को वो उसी तरह लेके आगे बढ़ते हैं और वो उनका सपना सपना ही रह जाता है, हकीकत नहीं बदलता। उनसे पूछिए क्या गोल है, मुझे आईआईटी में जाना है। क्या गोल है, मुझे एमबीबीएस करना है। क्या गोल है, मुझे इस साल 12th में इतने % लाना है। लेकिन ये सपना है, मैं आपको बता दूं ये सपना है। इसमें जब आप डेडलाइन डाल देंगे तो वो गोल बनेगा। कब आईआईटी निकालना है, कब एमबीबीएस क्वालिफाई करना है, कितने घंटे पढ़ के आपको बोर्ड में एग्जाम निकालना है, जब आप डेडलाइन डालते हैं तो ये बनता है आपका गोल और फिर आप उस पर काम करते हैं। तो ये हुआ सबसे पहले रियलिस्टिक गोल को सेट करिए। आप बुनकर के घर के हैं, आपने गोल सेट कर लिया है कि मुझे, अगर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूं तो मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो आप तय कीजिए कि कितने साल में लेना है, कैसे लेना है। रियलिस्टिक गोल बनाइए, सपने मत देखिए, वरना आप भी उन्हीं श्रेणियों में शामिल हो जाएंगे जो तैयारी होने के बाद, तैयारी करने के बाद या तो बैक टू पवेलियन मऊ आते हैं या तो फिर कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेते हैं। आप अगर रिटर्न में लिख लेंगे कि मुझे आईआईटी 2 साल में निकालना है तो आप उसी तरह की मेहनत करेंगे। दूसरी लाइन है, मैंने कहा रियलिस्टिक गोल सेट करिए। दूसरा स्टेप है कि आप उसका रीजन जानिए कि आपने जो गोल सेट किया है उसका रीजन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं आईआईटी जाना चाहता हूं, किस लिए, मेरे अब्बू चाहते हैं। क्यों आईआईटी जाना चाहते हो, डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, मेरी अम्मी की ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं। नहीं, ये रियलिस्टिक नहीं, ये जो है रीजन नहीं है आपके गोल का सेट करना। आप अपने गोल को सेट करते हो तो अगर इस तरह की बातों को लेके आप लक्ष्य का निर्धारण कर रहे हैं तो यकीन मानिए कुछ दिन बाद आपका दिमाग जवाब दे देगा। आप पहले दिन ये तैयारी करेंगे कि मुझे आईआईटी निकालना है, मैं 15 घंटे डेली पढ़ूंगा। और ये होता है, जितने लोगों ने पढ़ाई करी है, मेरे साथ हुआ है, सबके साथ होता है।
आज मैं आईआईटी निकालने की तैयारी शुरू करता हूं, 15 घंटे पढ़ूंगा। आप देखिए, एक हफ्ता 15 घंटे, फिर आ जाता है 10 घंटे पे, फिर 7 घंटे, फिर 5 घंटे, फिर एक दिन दिमाग बोलता है कि जरूरी है क्या आईआईटी निकालना? बहुत से लोगों ने बड़ा बड़ा काम किया है जो आईआईटी नहीं निकाले थे, मैं भी कुछ कर लूंगा, जरूरी है क्या आईआईटी निकालना? यानी आपका दिमाग अब क्विट कर रहा है। जो आपने डिसीजन लिया था, आपका दिमाग हार मान रहा है, और उस हार को छुपाने के लिए आप इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बिना आईआईटी निकाले भी लोग बहुत कुछ बन सकते हैं, तो जरूरी है क्या 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे पढ़ना? तो आप क्विट करते हैं। तो जब आपका रियलिस्टिक गोल नहीं होगा, जब आपका रीजन सही नहीं होगा, जब अंदर से आवाज नहीं आ रही होगी, जब वो लव नहीं होगी कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईआईटी जाना है, मुझे मऊ का नाम रोशन करना है, मुझे अपने बूढ़े माँ बाप को जिन्होंने पूरी कमाई मेरी पढ़ाई पे लगा दी, मुझे एक वक्त में अच्छे इंजीनियर बन के अच्छा पैसा कमाना है, अच्छी नॉलेज लेनी है, मुझे अपने माँ बाप को बुढ़ापे में फाइनेंशियली फ्री कर देना है कि आप जाइए, आप इबादत कीजिए, जो करना है कीजिए, घर का पूरा खर्चा मेरे जिम्मे है। वो दिन कब आप उठाएंगे? तब जब कुछ बनने की लौ आग आपके अंदर से निकली होगी, जिसको मैंने कहा है कि आप रीजन जानिए कि आपने वो गोल क्यों सेट किया है। तीसरा पॉइंट कि जब आपने प्लान बना लिया तो उसका एक एक्शन प्लान होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता रहा हूं स्टूडेंट के प्रोस्पेक्ट से। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को मैंने बता दिया टीचर का दामन पकड़ के लटक जाइए, डेली चेक करिए कहाँ पढ़ाते हैं, कहाँ चेक करते हैं। अब पहुंच जाइए मैनेजर सर के पास कि ये है फीडबैक, ये गलती, बच्चा ये कर रहा है, आप ये कर रहे हैं, आप ध्यान तो दीजिए। नहीं आप पढ़े लिखे हैं, और 200 रुपया खर्च करिए, एक और ट्यूशन लगाइए और चेक करवाइए कि स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है। तीसरी चीज है कि उस गोल को अचीव करने के लिए आप एक एक्शन प्लान बनाइए। अगर इस स्कूल के जो मैनेजर साहब हैं, इस स्कूल को चलाने वाले, उनके पास अगर साल का पूरा एक्शन प्लान नहीं होगा तो सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा। टीचर आएंगे और चूंकि वो अगर वो सॉलिड स्टेट पढ़ा रहे हैं, अगर वो हुमायूं की हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो वो इतनी डिटेल होती है कि वो पढ़ाते जाएंगे। इसलिए उनका एक एक्शन प्लान होता है कि आज मुझे इस वीक में इतना पढ़ाना है, अगले महीने में इतना पढ़ाना है। तो उस एक्शन प्लान के साथ अपने लॉन्ग गोल को, बच्चों को बोर्ड में तैयारी करवाने वाले लक्ष्य को वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और तब जाके 1 महीना 1.5 महीना पहले वो सिलेबस को खत्म कर पाते हैं और फिर रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ताकि ऐसा तो नहीं कि पीछे जो पढ़ा गया लास्ट में जाके भूल जाए। ये था आपको अपना एक एक्शन प्लान रेडी करना। और दूसरा जो सबके साथ होता है जिन्होंने कोई लक्ष्य बनाया होगा, वो ये है सेट बैक मैकेनिज्म को सेट करना। यानी आप जब कोई एक्शन प्लान बनाएंगे कि इस हफ्ते में मुझे ये करना है, और कोई ना कोई बाधा आ गई, कोई ना कोई मजबूरी आ गई कि उस वीक में आपने जितना टारगेट रखा था आप अचीव नहीं कर पाए, तो यार गिर गए तो फिर खड़े हो, नया एक्शन प्लान बनाओ और उसको अचीव करो। इस महीने नहीं पढ़ पाए, आज नहीं पढ़ पाए, कल से बनाएंगे, इस वीक में नहीं हुआ, उस पर बार बार अपने एक्शन प्लान पे काम करो। और लास्ट है जो मैं आखिरी बात बोलना चाहता हूं कि सेटबैक मैकेनिज्म को सेट करने के बाद आप फेथ रखिए, भरोसा रखिए अपने आप पे। आप कभी मत कंपेयर करिए कि फलां ने आईआईटी निकाला था, फलां ने आईआईएम निकाला था क्योंकि वो जीनियस था। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर लंबी मेहनत वाला, औकात से ऊपर उठना है तो लंबी मेहनत करनी होगी। अगर उस लंबी मेहनत करने के ये सारे स्टेप आपके पास हैं तो नॉन जीनियस होते हुए भी आप क्रैक कर जाएंगे। ये एक नहीं 10 एग्जाम्पल मेरे पास हैं। आप सिंपल स्टूडेंट हैं लेकिन आप क्रैक करके आईआईटी जाएंगे, आईआईएम जाएंगे, मऊ से क्वालिफाई, ज्यादातर लोग जिन्होंने सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई किया है, दे ऑल आर दी नॉर्मल स्टूडेंट। वो कोई टॉपर नहीं था, कोई जीनियस नहीं था, वो सब अपनी मेहनत के बल पे बने हैं। और लास्ट बात बोलूंगा कि फेथ रखिए, भरोसा रखिए, उस खुदा पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और आपने जो लक्ष्य किया है आप उसकी बात को याद करिए। जो मैंने अभी मिस्टर वर्ल्ड बनने की बात करी थी, उससे लोगों ने पूछा था
कि आप दुनिया में एक बार सफलता मिलने के बाद लोग इतने मगरूर हो जाते हैं कि वो उसी सफलता और नाम के बेस पे अपनी जिंदगी काट देते हैं, अपना मयार सेट कर लेते हैं। आपने 3-3 बार सफलता हासिल करी, क्या प्लान है इसके पीछे, कैसे आप ये कर पाते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा फंडा बहुत सिंपल है, और यही फंडा टाटा कंपनी के मालिक ने भी अपनाया था। उसने कहा कि जब मैं कोई लक्ष्य तय करता हूं तो मैं उस लक्ष्य को तय करने के बाद उस चीज के पीछे लग जाता हूं कि अब ये मेरा लक्ष्य है, ये लक्ष्य मुझसे क्या चाहता है अपने आप तक आने में। जो जो चीज वो लक्ष्य मुझसे करवाता है मैं करता जाता हूं, मैं उसमें कोई कमी नहीं छोड़ता। इसलिए 3-3 बार उन्होंने सफलता को अपने कदमों में लाके झुका के दिखाया। आप फेद रखें अपने आप में, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। और एक आखिरी छोटी बात मैं हर बार इस प्रोग्राम के तबस्सुल से कहता हूं कि जिन ये इस प्रोग्राम को कराने वाले, इसकी इजाद करने वाले हाफिज अजमल साहब, फैजान साहब, मैं अभी उनसे मिला था। मेरे भाइयों, मेरे गार्जियंस में कहूंगा जो समाज में हैं, प्लीज आप आगे बढ़ के उनसे जुड़िए। मत सोचिए कि वो आएंगे आपसे कहने कि मदरसे का चंदा दीजिए। आप देखिए आपके सामने हर साल ये प्रोग्राम हो रहा है, इस साल हायर क्लासेस का भी इसमें इनको शामिल किया गया है। आप इनसे जाके जुड़िए, प्लीज इनकी मदद करिए, वरना दशकों में 15 साल 20 सालों में भी इस तरह की कमेटी नहीं बनती है। इन बच्चों ने अगर शुरू किया है तो आप आगे बढ़ के इनके पास जाइए और पूछिए कि इस साल के प्रोग्राम में क्या अखराजात हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। प्लीज वेट मत करिए, इंतजार मत करिए और अपनी नाक को लंबी नहीं छोटी कीजिए कि हमारे बैठके में आएंगे तभी हम चंदा देंगे। आप बढ़ के जाइए और पूछिए कि क्या जरूरत है, हम आपके साथ हैं। जब इतने छोटे इतने हल्के सपोर्ट के साथ ये प्रोग्राम यहां जा रहा है तो सोचिए कि अगर आप आगे बढ़ के उनको सपोर्ट देंगे तो ये प्रोग्राम कहां जाएगा। और ये बीज बो रहे हैं कंपटीशन का इस मऊ की जमीन में, जो हर साल कंपटीशन करा के इन बच्चों को उस माहौल से रूबरू करा रहे हैं कि कैसे किसी की गर्दन पे पैर रख के आगे बढ़ा जाता है, कैसे एक दूसरे से अपनी रैंक छीनी जाती है, एक एक मार्क्स पे 1500 रैंक नीचे ऊपर होती हैं, कैसे किसी की गर्दन पे रख के अपना स्थान प्राप्त करना है। अभी से इन बच्चों ने कंपटीशन करा के उस चीज का बीज बो दिया है। और इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि ये बच्चे जो कंपटीशन के माहौल से होके गुजर रहे हैं, ये 15-20 सालों में आपको रिजल्ट देंगे। और इंशाअल्लाह मौका मिला तो मैं और सारी बातें आपसे शेयर करूंगा, लेकिन आज मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूं। और फिर से मैं समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का दिल से शुक्रगुजार हूं और उन तमाम बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने इस कंपटीशन में भाग लिया। ऐसा नहीं है कि वो इनाम पाएं या ना पाएं, किसी जगह पे जाके भाग लेना भी बहुत गट्स का काम है। तो उन्होंने अपना हिम्मत दिखाई है, तो तमाम लोग बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं। और अगर मुझसे कोई गलत बात हुई हो तो आप लोग प्लीज़ उसको माफ़ कीजिएगा, और अच्छा होगा कि मेरा भी फीडबैक दीजिएगा कि मैंने क्या बात रखी है, क्या आपके दिल में उसमें से कुछ भी असर हुआ, क्या किसी बच्चे की जिंदगी उस राह पे चल के बदलेगी या नहीं, या मुझे भी अपनी बातों में चेंजेस करने की जरूरत है। मुझे भी फीडबैक दीजिए, क्यों कि पूरी दुनिया में जो रिसर्च का काम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 20% एजुकेशन के बच्चे कर रहे हैं, 80% एजुकेशन लेने वाले बच्चे वो काम नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आए वक्त ठहर जा कि ज़रा और भी सुन लें, आए वक्त ठहर जा कि ज़रा और भी सुन लें, लम्हे ये बार बार मयस्सर नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात के सामने मोहतरम जनाब जमील अहमद अंसारी साहब इंतहाई पुरमग़ज़ और मालूमात अफ़ज़ा गुफ्तगू फरमा रहे थे। यकीनन तालीम के हवाले से, कामयाबी के हवाले से और इसी तरह से औक़ात के हवाले से आपने जो गुफ्तगू की वो यकीनन दिलों को झिझोड़ने वाली है, दिल पर लगने वाली बात है। बल्कि बकौल शायर, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। और सर सैयद के अल्फाज में कहें कि दिल से निकल कर सीधे दिल पर लगती हुई ये बातें आपने कही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।